नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सीबीआई स्वायत्त संस्था नहीं है और ना ही इसे स्वतंत्र कहा जा सकता है। आगे से कोई भी यह दावा करे कि इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखा दीजिए कि सीबीआई केंद्र की निगरानी में काम करती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इसे साफ कर दिया है। पश्चिम बंगाल की याचिका सुनने की अनुमति भी दे दी है। इस खबर को हिंदी अखबारों ने कैसे लिखा है और अंग्रेजी अखबारों ने कैसे लिखा है वह तो सबसे पहले देखना चाहिए। पता चलेगा कि मीडिया अपने पाठकों को किस सुरंग में लेकर जा रहा है। इस मामले में जिस तरह से रिपोर्टिंग हुई है उसे लेकर पाठकों के साथ साथ अखबारों को भी सोचना चाहिए। अमर उजाला की वेबसाइट पर हेडलाइन लगाई गई है कि केंद्र के नियंत्रण में नहीं है सीबीआई। पश्चिम बंगाल मामले में सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार। अब आप दैनिक जागरण की वेबसाइट की हेडलाइन देखिए। जागरण लिखता है कि केंद्र के नियंत्रण में नहीं है सीबीआई। सरकार की दलील पर कपिल सिब्बल ने पूछा तो फिर क्या है सीबीआई, जबकि इस मामले में जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने व्यवस्था दे दी है कि सीबीआई केंद्र के अधीन काम करती है। तब भी हिंदी के दो बड़े अखबारों की वेबसाइट पर हेडलाइन पढ़कर ऐसा लगेगा कि कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, केवल सरकार का ही पक्ष रखा गया कि सीबीआई केंद्र के नियंत्रण में नहीं है। मगर खबर तो ठीक उल्टी है, वो यह कि सीबीआई केंद्र के अधीन है। अब अमर उजाला के प्रिंट संस्करण में हेडलाइन क्या है उसे देखिए। लिखा है, सीबीआई जांच पर ममता सरकार की आपत्ति उचित, सुनवाई योग्य। जागरण के प्रिंट संस्करण की हेडलाइन है, सीबीआई जांच के खिलाफ बंगाल की याचिका पर होगी सुप्रीम सुनवाई। यानी प्रिंट की हेडलाइन से भी मुख्य खबर का अंदाजा नहीं मिलता है। लाइव लॉ की हेडलाइन तो यही कहती है कि सीबीआई केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन देखिए। अंग्रेजी में लिखी हेडलाइन का मतलब हुआ सीबीआई केंद्र के अधीन है। अब अगर आपने अमर उजाला और दैनिक जागरण की वेबसाइट की हेडलाइन देखी, पूरी खबर ना पढ़ी तो लगेगा कि बहस अधूरी रह गई और सीबीआई केंद्र के अधीन नहीं है। दोनों अलग अलग अखबार हैं, मगर दोनों की वेबसाइट की हेडलाइन एक ही तरह की लगती है, मिलती जुलती। अब कोई एक्सप्रेस और लाइव लॉ पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा कि सीबीआई केंद्र के अधीन है, क्योंकि कोर्ट ने यही फैसला दिया है। आप चार अखबार तो पढ़ेंगे नहीं। यह इसलिए बताया कि अखबार पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत केंद्र ही स्पेशल पुलिस फोर्स का गठन करता है। इस बात की अधिसूचना जारी करता है कि सीबीआई किस तरह के अपराध के मामलों में जांच कर सकती है। सीबीआई के प्रशासन से लेकर निगरानी तक केंद्र ही करता है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीबीआई केंद्रीय सतर्कता आयोग की निगरानी में आती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया और साफ कर दिया कि सीबीआई केंद्र की एजेंसी है। 2014 के बाद सीबीआई से लेकर ईडी जैसी एजेंसियां विपक्ष की सरकारों वाले राज्यों में ज्यादा सक्रिय हो गई हैं। विपक्षी सरकारों का कहना रहा है और दलों का भी कि उनके खिलाफ केंद्र सरकार इन एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। केंद्र की यही दलील हुआ करती थी कि ये सारी एजेंसियां तो स्वतंत्र हैं, अपने आप करती हैं, उनके काम में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। आपको याद होगा कि दिल्ली में 2014 में सरकार बनने के बाद एजेंसियों ने बंगाल की तरफ धावा बोल दिया। 2014 के बाद शारदा नारदा का केस बीजेपी ने कितनी बार उठाया। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के अनगिनत बयान आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसके कई आरोपी धीरे धीरे बीजेपी में आ गए। 2014 में शारदा और 2017 में नारदा स्कैम की जांच सीबीआई ने ले ली, लेकिन क्या आज तक यह केस अपने मकाम पर पहुंच पाया? ये हाल है सीबीआई के पेशेवर तरीके से काम करने का। इन्हीं मामलों में यही शुवेंदु अधिकारी अब बीजेपी में हैं और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। 2021 में जब नारदा केस में ईडी ने चार्जशीट दायर की तब उसमें शुवेंदु अधिकारी का नाम नहीं था, क्योंकि तब तक शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में आ गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में गृहमंत्री अमित शाह शुवेंदु अधिकारी को अपना मित्र बता रहे थे।
हमारे वरिष्ठ नेता जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, श्रीमान शिशिर अधिकारी जी बंगाल में प्रतिपक्ष के नेता और मेरे मित्र श्री शुभेंदु अधिकारी जी अभी ममता जी हार से जबरदस्त डरी हुई। कल मैं जैसे ही लैंड हुआ एक एसएमएस मिला कि अपने शुभेंदु दा के घर पर पुलिस ने रेड करी है। अरे ममता दीदी, हम भाजपा वाले हैं, आपकी पुलिस से नहीं डरते। आपके मंत्रियों के यहां से रेड हुई, 51 करोड़ रुपया मिला। कितना मिला? जोर से बोलो, कितना मिला? और शुभेंदु के घर पर रेड हुई, 4 आना भी ममता दीदी को नहीं मिला। 4 आना भी। हम नहीं डरते। ममता दीदी, आज मैं कांटी में कह कर जाता हूं, पुलिस का दुरुपयोग बंद कर दो, वरना बंगाल की जनता जो 1 2 4 सीटें भी देने वाली है वो भी चली जाएगी। इस भाषण में अमित शाह शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष कहते हैं और उनकी ईमानदारी का बखान करते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि कभी नारदा केस में उनके खिलाफ क्या क्या आरोप लगाया जाता था। गृहमंत्री अगर नारदा केस के आरोपी को अपना दोस्त बताएंगे तो आपको लगता है कि सीबीआई इस केस को कभी नतीजे पर पहुंचाएगी? बस जब भी विपक्ष की सरकारों के मामले में केंद्रीय एजेंसियां धावा बोलती हैं, तब यह लेक्चर दिया जाता है कि ये एजेंसियां सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं, स्वतंत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सीबीआई केंद्र सरकार के नियंत्रण में आती है। सीबीआई बंगाल में कई मामलों की जांच कर रही है। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोलकाता हाई कोर्ट ने भी सीबीआई को केस सौंपे हैं। इस दलील का भी सुप्रीम कोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ा। यह स्वतंत्र एजेंसी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय कायम रखी और कहा कि सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन आती है। देखिए, 1963 में जो सीबीआई तैयार हुआ था, आज जो सीबीआई बीजेपी का एक ट्रस्टवर्दी पॉलिटिकल विंग बन गया और वो चुन के ऑपोजिशन रूल स्टेट में बीजेपी का बीएस में वो काम करते हैं। हम लोगों ने देखा है 2018 में नवंबर महीना में पश्चिम बंगाल ये जो जनरल कॉन्सेंट सीबीआई के लिए था वो विथड्रॉ किया है। वो ये लोकसभा में भी सबमिट कर दिया गया था। तमिलनाडु, तेलंगाना ऐसे 10 स्टेट ही जनरल कॉन्सेंट विथड्रॉ किया था। लेकिन इसके बावजूद भी जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जो हर एक राज्यों का अपना अधिकार है, उसको ना मानते हुए जबरदस्ती सीबीआई केस लेके रजिस्टर कर रहा था और इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इसके खिलाफ हम लोग केस किया था और सुप्रीम कोर्ट इस केस को रिकॉग्नाइज करके सिर्फ ममता बनर्जी का, तृणमूल कांग्रेस का ये विक्ट्री नहीं है, ये विक्ट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विक्ट्री है, ये विक्ट्री पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का विक्ट्री है, ये विक्ट्री कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का विक्ट्री है, ये विक्ट्री हर एक स्टेट का जो अपना अधिकार है उसका विक्ट्री है। एक किस्सा बताता हूं। 2004 में रविंद्रनाथ टैगोर का नोबेल पुरस्कार गायब हो गया। उस समय की लेफ्ट सरकार ने सीबीआई को जांच सौंप दी, लेकिन सीबीआई को कामयाबी हाथ नहीं लगी। 2017 में जब बंगाल सरकार ने कहा कि इसकी जांच राज्य सरकार को दे दी जाए, तो सीबीआई ने इनकार कर दिया और जांच से जुड़े दस्तावेज भी नहीं दिए। इस तरह का टकराव दूसरे कई राज्यों में भी देखने को मिलता है। कपिल सिब्बल, विश्वजीत भट्टाचार्य और अभिषेक मनु सिंह भी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से इस मामले में पैरवी कर रहे हैं। 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। ये फैसला ये तय हुआ है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो सूट फाइल किया है सेंट्रल गवर्नमेंट का अगेंस्ट में, जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन वेस्ट बंगाल में हो नहीं सकता विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, इसका खिलाफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टैंड था कि ये सूट डिसमिस होना चाहिए
प्रिलिमिनरी इशू में ये मेंटेनेबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कल उसको ओवर रूल कर दिया है इन फेवर ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। ये सूट जो है ये चालू रहेगा और इसका फैसला आएगा। मेरा हिसाब से ये काफी महत्वपूर्ण फैसला है और हम देखते हैं अल्टीमेटली क्या इसमें निकलने वाला है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आर्टिकल 131 का सहारा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जब दो राज्यों या केंद्र और राज्य के बीच विवाद होता है तब आर्टिकल 131 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होता है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है, केंद्र सरकार के तहत काम नहीं करती, इसलिए पश्चिम बंगाल की याचिका रद्द करने योग्य है। कोर्ट ने कहा रद्द नहीं की जाएगी बल्कि सुनवाई होगी और अब अगली सुनवाई 13 अगस्त को होने वाली है। छत्तीसगढ़, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान, मिजोरम, मेघालय, तेलंगाना, केरला, झारखंड और पश्चिम बंगाल ने सीबीआई से अपनी अनुमति वापस ले ली थी। तब इनमें से कई राज्यों में विपक्ष की सरकारें थीं, अब वहां बीजेपी की सरकार आ गई है। ताजा स्थिति क्या है इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन इनमें मिजोरम ने दिसंबर 2023 में नई सरकार बनने के बाद सामान्य सहमति वापस दे दी, लेकिन 10 राज्यों का सीबीआई को दिया गया सहमति पत्र वापस ले लेना सामान्य घटना तो नहीं है। सबके पीछे यही कारण था कि सीबीआई का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने तो जून 2023 में सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस ले ली थी। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि जब सीबीआई के पास आम सहमति नहीं है तब क्यों बिना अनुमति के सीबीआई राज्य के मामलों में जांच करने चली आती है। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में संघवाद को बड़ा पवित्र बताते हैं, लेकिन क्या उनकी सरकार के तहत काम करने वाली एजेंसी को राज्य सरकार से इजाजत नहीं लेनी चाहिए? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा उनकी सरकार ने एजेंसियों को खुली छूट दी है, लेकिन ये एजेंसियां विपक्ष के खिलाफ ही स्वतंत्र क्यों नजर आती हैं? इन्हें बीजेपी शासित राज्यों में क्यों नहीं खुला छोड़ा गया है? आदरणीय सभापति जी, मैं निसंकोच रूप से कहना चाहता हूं, लाग लपेट नहीं रखता हूं, और मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कड़ों से कठोर कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे के रखी है। सरकार कहीं पर भी टांग नहीं अड़ाएगी। हां, वो ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी के लिए काम करे, ये मेरी सूचना है। और आदरणीय सभापति जी, मैं फिर देशवासियों को कहना चाहता हूं, कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से बच करके नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहिए कि उनके नेतृत्व में एजेंसी कब ईमानदारी से और ईमानदारी के लिए काम करती है? क्या तब जब विपक्ष के नेता के खिलाफ मामला दर्ज करती है, या तब जब मामला दर्ज होने के बाद वह नेता बीजेपी में आ जाता है और एजेंसियां मामला बंद कर देती हैं? यह सुनने में सुंदर लग सकता है प्रधानमंत्री का बयान, लेकिन जो रिकॉर्ड है इन एजेंसियों का उसे सामने रखकर देखने में उनका बयान सुंदर नहीं लगता। इसलिए एजेंसियों को लेकर प्रधानमंत्री का यह बयान कहने के लिए कहा गया लगता है कि एजेंसियों के काम में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। कई ऐसे केस देखने को मिले हैं, जब विपक्ष का नेता बीजेपी में आता है तो तुरंत केस बंद हो जाता है या ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस में विजय कुमार यादव की छपी यह खबर देखिए। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस बंद करने पर विचार कर रही है। ईडी ने कहा है कि पैसा लिया गया, जिसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं, इसका पता नहीं चला। यह खबर सूत्रों के हवाले से छपी है। इनके खिलाफ मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा जांच कर रही थी, उसने भी केस बंद कर दिया। मुंबई पुलिस की जांच के आधार पर ही ईडी का केस दर्ज किया गया था।
सितंबर 2023 में रविंद्र वायकर, उनकी पत्नी मनीषा और 4 सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। आरोप था कि वायकर ने बीएमसी की जमीन पर होटल बनवा लिया है। उस समय रविंद्र वायकर शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ थे। चुनावों से ठीक पहले वे शिवसेना उद्धव गुट से पाला बदलकर शिवसेना शिंदे गुट के साथ आ गए। मई 2024 में मराठी अखबार महाराष्ट्र टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे, या तो वे जेल जाएं या पार्टी बदल लें। कोई विकल्प ना होने के चलते भारी मन से उन्होंने पार्टी बदल ली। हेमंत सोरेन के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कितना कुछ सुनाया कि बिना ठोस सबूत के ही 5 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया गया। क्या ईडी हेमंत सोरेन के खिलाफ इसी तरह मामले वापस ले सकती है? तो ये हाल है ईडी का, सीबीआई का। क्या आपने सुना है कि ममता बनर्जी की पार्टी के किसी मंत्री, किसी नेता, किसी विधायक, कांग्रेस या राजद के किसी नेता या सांसद के खिलाफ ईडी या सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की हो, किसी भी एजेंसी ने जांच बंद की हो? ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई पाला बदलकर बीजेपी में या बीजेपी की तरफ आता है, केस बंद होने लग जाता है? मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र सरकार के वित्त मंत्री अजीत पवार और उनकी पत्नी के खिलाफ मामले बंद कर दिए। फिर कोई कैसे कह सकता है कि सीबीआई और ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होता है? इन एजेंसियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को ही देख लीजिए। हमने कई वीडियो बनाए हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इनके पेशेवर और स्वतंत्र होने का दावा भरम है और यह भरम टूट जाएगा। ताजा घटना 9 जुलाई की है। जस्टिस एएस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच सुनवाई कर रही थी। ईडी के केस में एफआईआर की तरह ईसीआईआर होती है। कोर्ट ने कहा छत्तीसगढ़ के राशन घोटाले मामले में 2019 में ईसीआईआर दायर हुई और 2024 आ गया, लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हुई। पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कोई शिकायत याचिका भी फाइल नहीं की गई है। राशन घोटाला मामले की जांच ईडी ने 2015 में शुरू की थी। यह हाल है ईडी का, 4 साल में ट्रायल शुरू नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को जमानत के एक मामले में कड़ी फटकार लगाई है। 2020 में पाकिस्तान को जाली नोट की सप्लाई करने के आरोप में शेख को गिरफ्तार किया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसी 3 जुलाई को शेख की जमानत के मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी 80 गवाहों की जांच करना चाहती है, लेकिन यह बताएं कि कितने साल तक आरोपी को जेल में रहना चाहिए। इसके लिए कोर्ट ने यह भी कहा कि बीते कुछ समय से ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट या स्वीकार्य कानूनी आदर्श भूल गए हैं कि जमानत नहीं देने को सजा की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत देने से इनकार करना ऐसा अन्याय है जो आरोपी के प्रिजनाइजेशन की ओर ले जाता है। जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो, आरोपी निर्दोष माना जाता है। कोर्ट ने एनआईए से कहा कि आप न्याय का तमाशा न बनाएं। आप राज्य हैं, आप एनआईए हैं। मुलजिम का अधिकार होता है कि उसका ट्रायल समय पर हो, चाहे उसका अपराध कितना भी गंभीर हो। यह देखना आपकी जिम्मेदारी है कि ट्रायल समय पर शुरू हो। मुलजिम पिछले 4 साल से जेल में है और अभी तक आरोप भी तय नहीं हुए हैं। ये कहते हुए 2 जजों की बेंच को चेयर कर रहे जस्टिस जेबी पारदीवाला ने आरोपी जावेद गुलाम नबी शेख को जमानत दे दी। जाली नोट की तस्करी के मामले में गुलाम नबी शेख को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, मगर 4 साल लग गए, लेकिन उमर खालिद को आज तक जमानत नहीं मिली। दिल्ली दंगों के केस में केवल उमर खालिद ही जेल में नहीं है। शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान भी उन्हीं की तरह अभी तक जेल में हैं। इतने साल में नताशा नरवाल, दिवांगना कलिता, आसिफ इकबाल तन्हा को ही जमानत मिल पाई है। यही बातें उमर खालिद पर क्यों नहीं लागू होती हैं कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट जमानत देना भूल गई हैं, जमानत देने के आदर्श कानून को भूल गई हैं। जमानत से इनकार करना अन्याय है। अपराध कितना भी गंभीर हो, किसी को बिना ट्रायल के अनंत काल के लिए जेल में नहीं रख सकते। न्यूज क्लिक के संपादक प्रवीर पुरकायस्थ को तो ईडी ने अवैध रूप से गिरफ्तार किया था।
तब भी उन्हें 255 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को अवैध भी बताया और मौलिक अधिकार से जोड़ते हुए कहा कि यूएपीए के तहत किसी को भी गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे लिखित रूप में कारण बताना होगा। अगर कारण नहीं बताया जाता है तो वह अपने वकील से परामर्श नहीं कर सकेगा और कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वह अपने मौलिक अधिकार का पालन नहीं कर पाएगा। तो आपने देखा कि केंद्रीय एजेंसियां किस तरह से काम करती हैं। सीबीआई उन राज्यों से अनुमति लेने की जरूरत ही नहीं समझती जहां उसे जांच से पहले अनुमति की जरूरत है। ईडी से लेकर एनआईए तक का काम केवल जमानत का विरोध करना रह गया है। कई साल बाद भी ट्रायल शुरू नहीं हो रहे, लेकिन जमानत का विरोध नियमित रूप से किया जा रहा है। लगता है मूल केस यही है, जमानत का विरोध करना है और लंबे समय तक जेल में रखना है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं केंद्रीय एजेंसियों को खुली छूट दी गई है कि वे ईमानदारी के लिए काम करें। क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि इन एजेंसियों को मनमानी करने की खुली छूट दे दी गई है, वह भी विपक्ष के खिलाफ, वह भी सरकार से असहमति रखने वालों के खिलाफ? नमस्कार, मैं रविश कुमार।